Hello everyone, welcome back to the SV show. I'm your host SV Kukreja, and on today's show I have someone who is very special and very rarely known as a teacher but also known as a writer, researcher and an innovator at state, district and national level. He is none other than Mr. Yudhvir Tandon. Namaskar sir, welcome to the SV show. नमस्कार जी। सर आपने टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन कैसे चूज करा, स्पेशली टीचिंग द वेरी यंग चिल्ड्रंस? एक्चुअली इसकी अगर मैं इसको चूज़ करने की बात करूं तो ये बाय चांस ही था। ओके। क्योंकि जब भी हम मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो एज ए करियर ऑप्शन कुछ ना कुछ हमें चूज़ करना होता है। तो जब मैं इसकी जो हमारा ट्रेनिंग होती है या जो इसका प्रशिक्षण होता है उसमें जो मैं गया तो वो इसीलिए गया क्योंकि वो मेरा टेस्ट जो है उसमें क्वालिफाई हो गया। तो एज सच कोई मोटिवेशन नहीं थी, लेकिन आफ्टर एंटरिंग इनटू द प्रोफेशन फिर मुझे लगा कि ये बाय चांस नहीं, फिर वो बाय चॉइस हो गया। बाय चॉइस हो गया। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। लाइक जैसे बोलते हैं ना, हर बच्चे का एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है, तो मतलब ये आपका चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था टीचिंग में आना? एक समय तक तो बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जब तक हम बच्चे होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे समझ आती है हर कोई सोचता है कि हम कुछ और करेंगे। फिर परिस्थितियां और जो भी जिस तरीके के भी हालात होते हैं उनको ध्यान में रख करके डिसीजन लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ टीचर बनने का ही शौक था, लेकिन पढ़ाना अच्छा लगता था। वो इसलिए क्योंकि जिन टीचर्स से हम पढ़े उन्हें जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को हम उनमें देखते हैं, उनमें पाते हैं, तो वो एक राइट फील राइट। जरूर था। ओके, सो दैट लाइक आपको जाना जाता है इनोवेशन इन टीचिंग। तो लाइक आई मीन, इन सिंपल वर्ड्स अगर बोले तो क्लासरूम में इनोवेशन का क्या मतलब होता है? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए आमतौर पे ना एक मिसकंसेप्शन है, वो क्या है कि हमें कुछ नया करना है और जब हम कुछ नया करेंगे वही इनोवेशन है। मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है इनोवेशन का। अगर आप कुछ नया कर रहे हैं डेफिनेटली वो इनोवेशन है, इनोवेशन। लेकिन अगर आप जो पहले से भी हमारे मान लीजिए टीचिंग फर्टर्निटी में कुछ हो रहा है, कोई टीचर इंडिया के किसी कॉर्नर में बैठ के, हिमाचल प्रदेश के किसी कॉर्नर में बैठ के कुछ अच्छा कर रहा है, उसकी अच्छी एक्टिविटीज को जब हम अडॉप्ट करते हैं अपने क्लासरूम में अपनी सिचुएशंस, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, तो वो भी हमारे बच्चों के लिए इनोवेशन बनता है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वही हमें सिखाते हैं कि बेसिकली इनोवेशन क्या है। हमने कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ प्रयोग किया, अगर वो प्रयोग सफल हो गया तो फिर वो इनोवेशन को जन्म नहीं देगा, लेकिन जो प्रयोग हमारा फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, वहां पर हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा और वहीं से इनोवेशन जन्म लेती है। ओके। आप लाइक इन वेरी सिंपल वर्ड्स बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनोवेशन को कैसे इलैबोरेट करेंगे? लाइक वन और टू स्मॉल एग्जांपल्स जिस दिन जो बच्चे आपने इम्प्लीमेंट कर रहे हो क्लासरूम में। जिस दिन बच्चे को ये लगे कि आज मैं स्कूल से घर ना जाऊं और यहीं बैठा रह जाऊं, समझ लीजिए उस दिन कुछ नया हुआ है क्लासरूम में। मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी बोला ना कि किसी दूसरे से सीख करके भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। राइट। तो हमारे एक टीचर हैं सिरमौर में, शिशुपाल जी। मैंने उनको देखा, वो अपने स्कूल में बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मिरर के सामने खड़ा करके उनसे मतलब प्रैक्टिस करवाते थे, शैडो प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस रीड। शैडो प्रैक्टिस। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा मुझे भी अपने स्कूल में करना चाहिए। और जब मैंने ये शुरू किया, जो पहला दिन था, जिस दिन पहले दिन हमने बच्चों के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बाद बच्चे हर दिन उस शीशे के सामने खुद ही चले जाते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि वो इनोवेशन है जिसको खुद बच्चा अंदर से इग्नाइट हो रहा है कि मैं करूँ इसको। और इनोवेशन में अगर, क्योंकि हम गवर्नमेंट सेटअप से बिलोंग करते हैं, तो जिसमें कम से कम कॉस्ट इन्वॉल्व हो। अगर हम हाई कॉस्ट की बात कर रहे हैं फिर वो फिजिबिलिटी उसकी बड़ी कम हो जाती है। लो कॉस्ट या नो कॉस्ट यदि हम बच्चों के लिए कुछ इफेक्टिव इवॉल्व कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, तो वही बेसिकली एक सही मायने में इनोवेशन कही जा सकती है। लाइक छोटे बच्चों के लिए बेस्ट इनोवेशन अभी तक आपने क्या ऑब्जर्व करा है? छोटे बच्चों को जो मैंने फील किया कि वो एक्टिविटीज से सबसे ज्यादा सीखते हैं। उनका सबसे प्रिय अगर मैं कहूँ कोई एक्टिविटी है तो वो है खेल। और जब हम बच्चों को प्ले से, खेल से बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता और वो सीख भी जाते हैं। और इसी पर आज के समय में जब हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी 2020,
उसकी बात कर लें या एनसीईआरटी की बात कर लें, ये दोनों इसी पर फोकस कर रहे हैं। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी, जो अभी एक हम कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी का सबसे मेन कंपोनेंट बन गया है बच्चों में स्किल्स का। तो ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक्टिविटीज के थ्रू ही बच्चों में करवाई जा सकती है। लाइक बहुत छोटी एज, लाइक 1st to 5th आप कह सकते हैं वी कैन एज अ टीचर और एज अ पेरेंट हम बच्चों का फ्यूचर भी शेप करते हैं। तो उसमें एज अ टीचर उनका क्या मेन रोल होता है जिससे हम बच्चे के फ्यूचर को भी शेप करते हैं? प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को हमें सिर्फ आगे के लिए तैयार करना होता है। राइट। ये रेडीनेस फेज इसको कहा जाता है। तो जब हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो हमें उसे हर चीज के लिए तैयार करना है। ये एक चैलेंज है, हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। और जैसे हम देखते हैं हायर स्टडीज में एक ही सब्जेक्ट है, उसमें बच्चा अपनी मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, लेकिन प्राइमरी में अगर हम बात करें तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है बच्चे की, और उसको होलिस्टिकली हमने डील करना है। तो ये सब चीजें जब हम करते हैं तो इससे हमें ये लगता है कि बच्चों को फ्यूचर के लिए हमने रेडी करना है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है इस प्रिपरेटरी स्टेज का या रेडीनेस फेज का। लाइक सर, आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, स्पेशली नेशनल लेवल रिकॉग्निशन। तो आपके लिए क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अवार्ड्स या स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन? ये इस क्वेश्चन का तो मतलब आप किसी से भी पूछेंगे एक ही जवाब आपको मिलेगा कि स्टूडेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन ही हमारा अवार्ड है या रिवॉर्ड है। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब आप सच्चे मन से कोई काम करते हैं बच्चों के साथ और बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन हो पाती है वास्तव में, तभी ये इस तरीके के रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स भी हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम अवार्ड्स को आकर्षित करते हैं, अवार्ड्स खुद हमारी तरफ आते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब हम बच्चों के साथ उनके उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम ला पाते हैं। ओके ओके। आपने देखा होगा सर, आजकल के स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड और डीमोटिवेशन फील करते हैं। उसके लिए आप क्या बच्चों को कुछ समझाना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये शिक्षा है, एजुकेशन है, एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। वो टीचर और स्टूडेंट सिर्फ इसके दो पोल्स हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पोल कम्युनिटी है, पेरेंट्स हैं। वो जब तक इकट्ठे हार्मोनी में एक साथ काम नहीं करेंगे तब तक ये वाली समस्या डील नहीं हो सकती है। क्योंकि ये समस्या सिर्फ स्कूल के कैंपस की समस्या नहीं है, ये एक सोशल इशू है। बच्चा अगर डीमोटिवेटेड फील हो रहा है तो वो सिर्फ उसके पढ़ाई के स्ट्रेस को लेकर के नहीं हो रहा है, घर में उसके कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिनको लेकर के वो डिमोटिवेटेड हो सकता है, उसके कुछ रिलेशनशिप्स में गड़बड़ हो सकती है। तो इसके लिए पूरी कम्युनिटी को एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे बच्चे हैं उन्हें हमें स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आज बच्चों को स्कूल में तो डांटना मना ही है, लेकिन घर में भी पेरेंट्स नहीं डांट रहे हैं। इससे क्या है कि बच्चे पैम्पर वाली उनमें फीलिंग आ जाती है, स्पून फीडिंग की बच्चे में एक आदत पड़ जाती है। तो बच्चों को स्ट्रांग बनाना है। अब आप देखिए आने वाले समय में अगर हम इंडिया को कोई देखें तो कितनी समस्याएं हैं, कितने सारे देशों के साथ हमें कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो हम अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं? आज हम बोलते हैं कि बच्चों के बस्ते का बोझ कम करना है, ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो कंधे एक बस्ते का बोझ नहीं उठा पाएंगे वो आगे चल के देश का बोझ कैसे उठाएंगे? तो हमें तभी तो फिर बच्चे सुसाइड करते हैं। तो हमें बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाना पड़ेगा। ये इस मामले में मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरे इकोसिस्टम को काम करना पड़ेगा। ओके। सो बच्चे ज्यादा स्टडी पे कैसे फोकस करते हैं? बिकॉज आजकल आप देखेंगे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। कोई कहता है कि बच्चे को स्पोर्ट्स में डालो, आजकल एआई चल रहा है, दैट यू नो वेरी वेल। तो बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उनके लिए स्टडी फोकस का मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि वो फोकस्ड रहे स्टडीज के लिए? देखिए, बच्चे को अगर मैं बात करूं जिस उम्र के साथ मैं डील करता हूं, उस उम्र में तो बच्चे को सिर्फ मोटिवेट करके या जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, वो काम कर सकती है। लेकिन एक टाइम के बाद ये एक्सटर्नल मोटिवेशन अपना काम करना बंद कर देती है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपका, आप इतने अच्छे तरीके से ये पॉडकास्ट शो कर रहे हैं, अब इसके लिए कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है, ये आपकी इंटरनल मोटिवेशन है। आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है इंटरैक्ट करना, आपको कहीं ना कहीं ये कंटेंट क्रिएशन अच्छा लगता है, ये आपका इंटरनल मोटिवेशन है। ये तो एक बहुत लंबी टर्म है, लेकिन हम छोटे बच्चों को जब तक हमें उनकी भावनाओं को समझना है, हमें उनके स्तर तक जा करके बच्चे के लेवल पर जाना पड़ेगा।
और फिर हमें बच्चों को डील करना पड़ेगा कि बच्चे किस तरीके से अपना बेस्ट दे पाएं। तो हमें इसके बजाय कि हम बच्चों पर कोई चीज थोपें, हमें बच्चों के साथ को क्रिएट करने की जरूरत है और रिक्रिएट करने की जरूरत है। So what is the right way to recreate or motivate kids in the right direction? इसका सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है यही है कि हम बच्चों के मन को जाने, बाल मन को जाने, उसमें क्या चल रहा है, बच्चा वास्तव में चाहता क्या है। और कई बार हम सोचते हैं बच्चा छोटा है तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा, ऐसा नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम जैसे मैंने बच्चों को स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट समझाना था और हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने क्या किया कि साल की शुरुआत में बच्चों को बोल दिया कि बच्चों इस बार जो कॉन्स्टिट्यूशन डे आएगा उस दिन हम अपने स्कूल का खुद का एक स्मॉल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो पूरा साल वो डेलिब्रेशंस चली, बच्चों के साथ मीटिंग्स हुई, बच्चों को ओरिएंटेशन करवाई गई। फिर उन्होंने खुद अलग अलग एस्पेक्ट के जो नियम थे, जो रूल्स थे, वो डेवलप किए बच्चों ने भी। और मतलब लगभग 47 पेजेस का एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हमने बाल संविधान नाम दिया है, वो हमने डेवलप किया और लास्ट ईयर ही कॉन्स्टिट्यूशन डे पे हमने वो अपने स्कूल में एनेक्ट किया। तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो पाए। नाइस, वेरी नाइस। सो आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में मुझे तो लग रहा है कि इस समय पर तो जो सिस्टम चला हुआ है आइसोलेशन में है। जो अच्छा हो रहा है वो सब आइसोलेशन में हो रहा है। कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं कुछ अच्छा हो रहा है। या मान लीजिए आज कोई एक अभियान चला, जैसे एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निपुण भारत मिशन लॉन्च किया है, जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे काम करता है। इससे पहले भी बहुत से मिशन आए जो इसी चीज पे काम करते थे, लेकिन सब आइसोलेशन में है। तो इनमें हार्मोनी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चेंजेस है, सबसे पहले तो जो आइसोलेशन में वर्क हो रहा है, इसमें इनको मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना है। हमें इनको होलिस्टिक वे में लेके चलना है। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि जो नींव है, किसी भी घर की नींव जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और हमारे देश में नींव पर यानी कि बुनियादी शिक्षा पर बहुत कम ध्यान है। नई शिक्षा नीति में बात तो की गई है, लेकिन अभी भी जो बुनियादी शिक्षक है, आप देखिए उनकी जो एज ए टीचर एंट्री का जो प्रोसेस है वो उतना ज्यादा पारदर्शी नहीं है। कोई इस तरह का कोई एक यूनिफाइड पैटर्न, जैसे एमबीबीएस बच्चा जब बनता है तो 5 साल का पूरा वो कोर्स करके आता है। अभी बात हो रही है इंटीग्रेटेड बीएड की, लेकिन अभी वो कुछ गिने चुने चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स में ही चल पाई है, जैसे आरआई अजमेर में है, कुछ कॉलेजेस में भी आई है। तो इसको और ज्यादा स्पीड अप करने की जरूरत है कि टीचर बनना एक चांस ना होकर के हर किसी के लिए एक चॉइस हो। जैसे आज आईएएस बनना हर कोई पसंद करता है, आईपीएस बनना पसंद करता है, इसी तरह से इंडियन एजुकेशन सर्विसेज मुझे लगता है कि होनी चाहिए। और बच्चे का एम हो बचपन से, पेरेंट्स बोले कि आप बड़े होके आईएएस बनेंगे। तो इस तरह का मुझे लगता है कि सेटअप अभी हमारे देश में होना बहुत जरूरी है। मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमें सिंगापुर जब जाने का मौका मिला, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जब हमें सिंगापुर भेजा, तो वहाँ जी, तो उसमें हमने वहाँ क्या देखा कि वहाँ पर कोई भी जब सिस्टम में आएगा तो एज ए टीचर आएगा, फिर उसके बाद एज पर हिज इंटरेस्ट, एज पर हिज कैपेबिलिटी ही उसको आगे फर्दर कैरियर प्रोग्रेशन मिलते मिलते वो प्रिंसिपल तक जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। प्राइमरी का टीचर है वो प्राइमरी में फंसा हुआ है, बहुत कम चांस है कि वो आगे जा पाएगा, या उसको प्रमोशन मिलेगा भी तो शायद इतना लेट मिलेगा कि तब तक उसको उसका मन करेगा मैं यहीं ठीक हूँ। फिर प्रिंसिपल बनने के लिए यहाँ पर अभी हमारी सिस्टम क्या है एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि यहाँ पर कोई मेरिट को कोई स्थान नहीं है, मेरिटोक्रेसी नहीं है। यहाँ सिर्फ सीनियोरिटी बेस्ड सिस्टम चला हुआ है। मैं आज अगर टीचर बन गया तो फिक्स है कि मैं 25-30 साल बाद जा करके ही मैंने प्रमोशन होनी है। अच्छा, इससे पहले नहीं होगी। लाइक सीनियर विंग में जाने का there are no very less chances। आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में तो बिल्कुल ही कम है। 16, 17, 18, 20 साल तक कोई प्रमोशन नहीं है। तो तब तक तो जिसने प्रमोशन लेनी है उसी का ही सारा का सारा ज़ील, एंथुसियाज्म जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये चीज हमें वहां से सीखने की जरूरत है कि हम कैसे इसको स्पीड अप कर पाए। कोई डिपार्टमेंटल टेस्ट हो, इंटरव्यूज हो, कोई और परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है। लाइक देयर हैज टू बी, आई थिंक, आई पर्सनली फील कुछ ऑडिट्स हो ईयरली बेसिस पर हो, या मतलब कोई क्राइटेरिया हो जिससे आप पर टीचर का परफॉर्मेंस नोट करें, असेस कर पाए, जिससे उनके आगे बढ़ने के चांसेस भी थोड़े इजी हो जाए। दिस इज वेरी गुड पॉइंट आई थिंक। और इस एक चीज आप गौर करिएगा
कि बाकी लगभग हर डिपार्टमेंट में ये चीज है। पुलिस में है, आप राइट, टेस्ट टेस्ट दीजिए, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। प्रमोशन। रेवेन्यू में है, इवन मुझे लगता है HRTC में है, हम्म, PWD में होगा, IPH में भी शायद हो। हम्म, सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत जहाँ है। सबसे ज्यादा जरूरत बाकी है। डिपार्टमेंट्स में फिर भी डिपार्टमेंटल टेस्ट राइट। है, यहाँ बहुत कम है। ओके। सो सर, अभी जैसे अभी हमने बात करी, बहुत ही अच्छा आपने इसका आंसर, इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जी, अब व्हाट अबाउट द यूजीसी लॉ जो अभी न्यूली आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? UGC जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, ये एक ऐसी संस्था है जो जितने भी हायर स्टडीज के इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी नियामक संस्था है। तो और डेफिनेटली ये जो यूजीसी बॉडी है, ये कुछ नियम बनाती है, बड़े पहले से बनाती आई है, और इसके द्वारा जो बनाए गए नियम है वही सभी जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है वहां पर लगते हैं। अभी जो कंट्रोवर्सी हो रही है, वो कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए नहीं कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये नियम गलत बनाए गए हैं, ऐसा नहीं बनाया जाना चाहिए था, या ये नहीं बोला जा रहा है कि भेदभाव को या डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके यूजीसी गलत कर रहा है। वहां ये बताया जा रहा है कि ये जो आपने किया है, इसमें ये कमी रह गई है, और शायद वो कमी जो है वो किसी एक पक्ष को समाज के बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। जैसे अब आजकल तो जमाना ऐसा है सोशल मीडिया का, पता भी नहीं चलता कौन सी सूचना सच है और कौन सी सूचना झूठ है। कई बार रिमार्क्स देते समय भी लगता है ऐसा ना हो कि मैं रिमार्क्स तो दे दूं, बाद में पता चले नेवर नो, कुछ भी वो झूठ निकले। कंट्रोवर्सी हो सकता है यहाँ पे। तो जैसा कि नेशनल मीडिया में भी हमने देखा, उसमें एक पॉइंट है कि फॉल्स कंप्लेंट के ऊपर रिड्रेसल का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। फॉर एग्जांपल, आप हॉस्पिटल में ही चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, अगर आपके साथ कुछ, आपने किसी के साथ गलत किया नहीं और फिर वो अगर आपको फंसा दे, तो रिड्रेसल तो होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो एक डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, वो तो मैं यही कहूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन करने वाले को तुरंत, जैसे ही उसका जो दोष है वो सिद्ध होता है जांच के बाद, उसको तुरंत जिस समाज का वो व्यक्ति है, उस समाज द्वारा भी बहिष्कृत किया जाना चाहिए, और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए समाज में कि ऐसा करने पर क्या होता है, ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों की बात सही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई बेगुनाह फंस जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गुनाहगार बच जाए और उसके हौसले और ज्यादा बढ़ते जाए। तो सर, आप क्लासरूम को डिफरेंट और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंट और इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे मुझे लगता है इफेक्टिव तरीका है कि हम बच्चों की सहायता लें। अभी मेरे को डिस्ट्रिक्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद से कुल्लू है, वहाँ हरीश सर हैं एक, तो उनका मैंने देखा सोशल मीडिया पे, उन्होंने अपने स्कूल को बाला फीचर किया है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो उसमें जितने भी मान लीजिए एक वॉल पे कोई काम किया है, कोई भी कुछ काम किया, वो बच्चों से पूछकर आइडियाज लिए हैं। और आज पूरे हिमाचल में उनके स्कूल को जो है वो काफी प्रशंसा मिल रही है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने बच्चों के व्यूज को इंक्लूड किया। और इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे टीचिंग में TLM का एक कंसेप्ट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। तो अभी रिसेंटली एक भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने नेशनल TLM लीग करवाई, उसमें हमने भी जब पार्टिसिपेट किया, तो मैंने अपने बच्चों को बोला, बच्चों बताओ क्या इसमें हम कौन सा TLM डालें। तो हमने क्या किया कि जो एग्स होते हैं, उनकी जो एम्प्टी ट्रेज होती हैं, उसका यूज करके हमने, और छोटे छोटे बॉल्स उसमें रख के बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाया। तो बच्चों के साथ मिलके वो काम किया। उसमें चाहे आप काउंटिंग सिखाओ, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ऑल 4 ऑपरेशंस जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, फ्रैक्शन, मतलब हर चीज हम बच्चों को उसमें सिखा सकते हैं। तो वो जब बच्चों ने फिर उसको अपने हाथों से कलर किए, तो ऑटोमेटिकली डेकोरेट भी हो गई क्लास, इफेक्टिव भी हो गई, और क्योंकि बच्चे खुद इन्वॉल्व थे, तो लर्निंग भी एक्सपीरियंशियल बन गई। दैट्स वेरी गुड थिंग कि बच्चे खुद से इनोवेशन क्रिएट करके करें। और सर, मैंने देखा कि आप क्वालिटी एजुकेशन में भी टास्क मेंबर हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल। लगभग 2 वर्ष पहले हमारे जो अभी जिला चंबा के करंट DC हैं, रिस्पेक्टेड मुकेश रेपसवाल जी, और जो हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर हैं जो अभी पीछे 31 को ही रिटायर हुए हैं, श्री बलबीर सिंह जी, इन्होंने मिलकर के पूरे डिस्ट्रिक्ट चंबा में प्राइमरी एजुकेशन में क्वालिटी को एनहांस करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया। और उस टास्क फोर्स में उन्होंने क्या किया कि जो कुछ टीचर्स थे जो वॉलंटियर करने के लिए तैयार थे, उनको इकट्ठा किया और उनको टास्क दिया अलग अलग कि आप
कुछ कीजिए क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। हम्म, तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने क्या किया, नॉलेज कैप्सूल बनाया। नॉलेज ओके कैप्सूल में डेली का मतलब 5-6 आइटम्स होती हैं, जिसमें जीके क्वेश्चंस हैं, वर्ड ऑफ द डे है, सेंटेंस ऑफ द डे है, टंग ट्विस्टर है। तो वशिष्ठ जी है उनका नाम, किरण वशिष्ठ, तो उन्होंने वो चीज तैयार की। इसी तरह से मुझे जो है वो काम दिया गया कि आप डिजिटाइज कीजिए हिंदी को क्लास थर्ड की। तो मैंने क्लास थर्ड की हिंदी की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको पूरा डिजिटाइज किया, उसके लेसन सारे तैयार किए और वो क्यूआर कोड एनेबल्ड उसकी एक पीडीएफ बना करके मैंने वो दी। वो जब स्कूलों में पहुंची तो कहीं ना कहीं जो टीचर उसको यूज करना चाहेगा, या कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ टीचर्स की शॉर्टेज है, मान लीजिए एक ही टीचर है, 5 क्लासेस हैं, तो वहां पर उसको वो यूज कर सकता है, और पेरेंट्स भी घर में उसको यूज कर सकते हैं। तो इससे कुछ हद तक हम काम कर पाने में हमें मदद मिली है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। ओके, सो सभी स्कूल्स के टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट है इसमें कि ओनली गिने चुने स्कूल्स के जो टीचर्स? कंटेंट क्रिएट करने का काम है उसमें कुछ सिलेक्टेड टीचर्स हैं, उसके बाद एक इकोसिस्टम है हमारा, जो भी हायरार्की चली है उसके थ्रू वो कंटेंट डिसेमिनेशन होती है और पूरी ग्राउंड लेवल तक पहुंचती है, उसमें फिर पूरे स्कूल्स इंक्लूड है। ओके ओके। और सर अभी रिसेंटली आपने वंदे मातरम बुक भी राइट करी है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप राइटिंग भी करते हैं, तो रिसेंट आपकी बुक है वंदे मातरम, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि एक इंसान को अच्छी संगत मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अ मैन इज नॉन बाय हिज कंपनी। तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे अच्छे दोस्त मिले हैं जो टीचर तो हैं ही है, साथ ही वो लिखते भी हैं। तो जब उनके साथ मैं जुड़ा तो मुझे लगा कि इंडिविजुअल बुक निकालने से अच्छा है क्यों ना हम अपनी निकालें। तो पहले 2-4 फ्रेंड्स थे हम, फिर हमें लगा 2-4 निकालेंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी। फिर हम थोड़ा और हमने अपना दायरा बढ़ाया और धीरे धीरे हमने एक ट्रेडिशन शुरू किया, लगभग 3 पुस्तकें, जैसे आपने वंदे मातरम का जिक्र किया, उससे पहले एक ज्ञान सरिता और उससे पहले एक काव्य कोकिला। ये 3 बुक्स हम जो है वो इस तरीके से कलेक्टिवली निकाल चुके हैं। तो ये कैसे, मतलब हु इज द मेन राइटर ऑफ द बुक? इसमें क्या है, हम जैसे मान लीजिए 10, 20, 15, 30 जितने भी राइटर्स हमें मिलते हैं हम सब कलेक्ट करते हैं, और वो ये एक संपादित पुस्तक होती है जिसमें जो एडिटर का काम है वो मैं करता हूँ, और इसमें जो मेरे साथ को एडिटर के रूप में अलग अलग बार अलग अलग लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जैसे शाम अजनबी जी हैं बनीखेत से, बहुत अच्छे कवि हैं, युवा कवि हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वशिष्ठ जी हैं, किरण वशिष्ठ, एक पुस्तक इनके साथ निकालने का मौका मिला। और अभी एक चौथी पुस्तक जो हमारी आ रही है, जून तक एक्सपेक्टेड है, उसका नाम है भगवान। ये हमारे मन में ऐसा आया कि जो हमारी प्रकृति है ये पंचभूतों से मिलकर के बनी है, जिसमें भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है। तो हमें लगा कि इन चारों 5 तत्वों को मिलाकर के ही ये भगवान शब्द जो है वो बना हुआ है। जैसे भ से भूमि है तो उसी तरीके से न से नीर तक। तो ये भगवान नाम से हमने एक पुस्तक अभी शुरू की है, इसके ऊपर काम शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि जून तक जो है वो हम इस बुक को लॉन्च करने जा रहे हैं, और हम आपको बुलाएंगे उसमें पक्का जब इसका लॉन्च करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे कि हर टीचर एक गुड टीचर होता है, तो आपके अकॉर्डिंग एक गुड टीचर, ग्रेट टीचर कब बनता है? मुझे लगता है कि कोई भी टीचर ग्रेट तब बनता है जब उसके स्टूडेंट्स उसको ग्रेट मानना शुरू करते हैं, और वो ग्रेट तभी मानते हैं जब उनको लगता है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक प्रभाव उस शिक्षक ने डाला है। और एक प्राइमरी टीचर होने के नाते मैं मानता हूँ ये हमारा सौभाग्य है कि हम बिल्कुल छोटे बच्चों को बिल्कुल गीली मिट्टी के समान है, उन्हें पढ़ाने का हमें अवसर मिलता है। और जब हम उन्हें पढ़ाते हैं तो ना तो उनके मन में हमें ग्रेट बनाने का कोई विचार होता है, और ना ही हमें ये विचार होता है कि ये हमें कभी ग्रेट मानेंगे। लेकिन फिर भी जब हम अच्छे से काम करते हैं तो एक ना एक दिन, देर से फिर वो दिन आता है जब बच्चे ये रियलाइज करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। और सर अभी रिसेंटली आपको श्री श्री रविशंकर के द्वारा भी एक अवार्ड दिया गया, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? जी, ये मेरा सौभाग्य है कि पूरे वर्ल्ड के रिनाउंड जो ह्यूमैनिटेरियन और स्पिरिचुअल लीडर हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनका जो आर्ट ऑफ लिविंग का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, वहाँ पर मुझे अभी जो उनकी संस्था SSRVM नेशनल अवार्ड देती है वो मिला। और मैं ये मानता हूँ कि इस अवार्ड को मिलने से कहीं ना कहीं एक मुझे भी भावना ये अंदर जागृत हुई है कि ऐसे महान गुरु के हाथों या ऐसे महान आध्यात्मिक व्यक्ति के हाथों पुरस्कार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी अपना एक आशीर्वाद जो है वो दिया है।
और वास्तव में ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। ये एक, जैसा आपने बताया इस पुरस्कार के बारे में, तो मैं बता दूं ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार होता है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो किया जाता है। ओके। और कई हजारों शिक्षक जो है वो इसमें आवेदन करते हैं। फिर उसके बाद जो उनकी नेशनल ज्यूरी होती है SSRVM ट्रस्ट की, जिसमें पूर्व न्यायाधीश या उनके जो भी उन्होंने रखे होते हैं, वो सारे के सारे उसको देख करके स्क्रूटनाइज करते हैं और फिर जो है वो उनके हेडक्वार्टर में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। जी। एंड सर, अब ड्यूरिंग द पॉडकास्ट इवन मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी कि आपको रिसेंटली यंगेस्ट टीचर का स्टेट एंड नेशनल लेवल पे भी अवार्ड मिला। उसके लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये आपने ठीक कहा कि जो स्टेट टीचर अवार्ड है और जो नेशनल टीचर अवार्ड है वो मुझे काफ़ी यंग एज में मिल गया, और इसे मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही लेता हूँ। 2016 में मैंने एज ए टीचर काम करना शुरू किया था, और 2000 आई थिंक 19 में मुझे स्टेट अवार्ड और फिर 22 में जो है वो नेशनल अवार्ड मिला। तो मुझे यही लग रहा है कि इससे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, और कहीं ना कहीं अब जो एक काम शुरू किया है उसमें आराम हराम है, ये वाली सिचुएशन आ गई है। ओके सर, आपके पास इतने सारे अवार्ड्स हैं, हाउ डू यू फील पर्सनली, लाइक कैसा फील होता है जब आप अपने अवार्ड्स को, अपनी अचीवमेंट्स को देखते हैं? तो अब मैंने वो तो एक नो डाउट एक मेमोरी है ही है, और मैंने उनको बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है, और मैं अक्सर देखता हूँ उनको जब भी कभी मुझे फील होता है कि देखना चाहिए। और ऑब्वियसली जब उनको देखता हूँ तो काफी अच्छा फील होता है, अच्छा इन टर्म्स की ऐसा लगता है कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ मैं उसके साथ जस्टिस कर रहा हूँ, और जब मैं उसके साथ जस्टिस कर रहा हूँ तो ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं फिर एक अपनी अलग तरह की नेमत जो है वो बख्शता है। That's great, sir. Seriously, meeting you was absolutely an honor, and I want to say thank you so much for giving your valuable time. And last में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज कन्वे कीजिए कि उनके आने वाली लाइफ में जो भी हो, आपसे इंस्पायर होके वो भी बहुत सारे अवार्ड्स लेके जाएं, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। बिल्कुल, मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नींद प्यारी है तुझे जो गर संघर्ष से, ये अपनी मेरी लिखी हुई पंक्तियां हैं, मैं सुनाना चाहूँगा बच्चों को कि नींद प्यारी है तुझे जो गर संघर्ष से, तो त्याग दे उत्कर्ष को तू हर्ष से, और डर लगे तुझे जो गर चुनौतियों के स्पर्श से, कैसे छुएगा फिर तू अर्श को तू फर्श से, अर्श को तू फर्श से। Wow, very beautiful. Thank you so much, sir, for your time. It was really nice meeting you. थैंक यू सो मच इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आज आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। सबसे पहले आज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे नेक्स्ट गेस्ट कौन होने चाहिए, जिससे हम और भी कुछ अच्छी लर्निंग्स और इंसाइटफुल मीटिंग कर पाए। थैंक यू, स्टे ट्यून, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।